नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सम्या की मार। राजेश जी रो रहे थे। वो एक पुलिस स्टेशन के कोने में जमीन पर बैठे थे। उनका चेहरा सूजा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस वालों ने उन पर चोरी का आरोप लगाकर खूब पीटा था, लेकिन उनके रोने की वजह सिर्फ पिटाई नहीं थी। उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो किसी और दुख के थे। वो उस बात का दुख था जो आज उनके साथ हुआ था, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और शायद ऐसा कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचना चाहेगा। आज जो हुआ वो उनके दिल में ऐसा जख्म बन गया जो शायद कभी भर ही नहीं पाएगा। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मची थी। तभी एक लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पहुंची। वो सीधा अंदर गई और उस बूढ़े आदमी को देखकर चौंक गई। वही बूढ़े राजेश जी थे। लड़की ने पुलिस वालों से बहस की। वो उस आदमी को छोड़ने की जिद कर रही थी। तभी उसके साथ आया एक लड़का गुस्से में आ गया। उसने राजेश जी की हालत देखी और एकदम रोने लगा। सब हैरान रह गए कि आखिर ये लड़का क्यों रो रहा है, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल राजेश जी एक ठेले पर सब्जी बेचते थे। पहले उनका काम अच्छा चलता था। रोज कम से कम इतना कमा लेते थे कि अपने बच्चों को ठीक से खिला सके, पहनने के लिए कपड़े ला सके और पढ़ाई का खर्च उठा सके। लेकिन कुछ दिनों से उनकी कमाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। सब्जी का धंधा ठप पड़ गया था। लोग उधार मांगते थे और पैसे नहीं देते थे। धीरे धीरे उन्होंने घर चलाने के लिए उधार लेना शुरू कर दिया, लेकिन उधार भी अब कोई देने को तैयार नहीं था। घर में राशन खत्म हो गया था। बच्चों को दूध तक नहीं मिल पा रहा था। बीवी रोज रोती थी और उन्हें ताने देती थी। आज सुबह उन्होंने सोचा कि किसी तरह थोड़ा कुछ लेकर आए ताकि बच्चों को कुछ खिला सके। तभी रास्ते में एक दुकान के बाहर सब्जी की टोकरियां रखी हुई दिखी। वहां कोई नहीं था। बस उन्होंने एक टोकरी से 2 टमाटर और एक आलू उठाया ही था कि तभी दुकानदार आ गया और शोर मचा दिया। भीड़ जुट गई और किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और बिना कुछ पूछे उन्हें पकड़कर पीटते हुए थाने ले गई। कोई सुनने को तैयार नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें बस एक चोर माना गया और खूब मारा गया। लेकिन वो सिर्फ 2 टमाटर और एक आलू बच्चों के लिए लाए थे ताकि वो भूखे न रहें। यही सोच सोच कर वो रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना गिर गए हैं कि आज अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने के चक्कर में चोर कहलाए। और जब उस लड़की ने आकर उन्हें देखा और पहचान लिया तो वो फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका ही बेटा था, जो अब बड़ा हो गया था और अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहा था। और आज उसे नहीं पता था कि जिस आदमी को पुलिस ने पीटा है वो उसका अपना बाप है। अब आगे जानते हैं कि उस बेटे ने क्या किया और लड़की कौन थी जो उसे छुड़ाने आई थी। चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में उन्होंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भले ही ठेले पर सब्जी बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। राजेश जी के 2 बेटे थे और उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। जैसे तैसे करके उन्होंने दोनों को 12वीं तक का पढ़ाई एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पूरा करवाया। और क्योंकि उनके पास कोई कंपनी की नौकरी नहीं थी या कोई बड़ा काम नहीं था, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाते वक्त उन पर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था। क्योंकि जहाँ एक आदमी कमाता है और 4 लोग खाते हैं, तो वहाँ कोई पैसा कैसे जोड़ सकता है। यही तो बात होती है कि आमदनी एक और खर्चा 10, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। उस जरूरत को पूरा करने के लिए गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि किसी तरह एक बार उनके बच्चे सफल हो जाएं, फिर उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। वैसे भी हर माँ बाप की यही चाहत होती है कि उनके बच्चे एक बार अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए, फिर वो सब कुछ संभाल लेंगे और धीरे धीरे सब कुछ कर देंगे। उन्हें भी अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें थीं और इसलिए उन्होंने कभी भी उनके पढ़ाई में समझौता नहीं किया।
हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। हमेशा यही कहते कि अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, लेकिन पढ़ाई में कोई कभी रुकावट मत आने दो ना। जब तक मैं हूं तब तक तुम दोनों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा बेटा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़े। उनके बेटे भी उन्हें बहुत ध्यान से समझते थे, लेकिन जैसे जैसे बेटे बड़े हुए वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ते गए। अब राजेश रात को पास की फैक्ट्री में कुछ घंटों के लिए काम करने जाने लगे, और जैसे ही सुबह उठते तो अपने इलाके में कचौरी जलेबी जैसी चीजें बेचने लगते। फिर दोपहर 3-4 बजे के आसपास वो सब्जी लेकर ठेले पर निकल जाते और अपने आसपास के इलाकों में सब्जी बेचते। कभी कभी दूर भी चले जाते। उनके बेटे भी आपस में एक दूसरे से ओढ़ करते थे। दोनों ही पढ़ाई में मेहनत करते थे और एक ही जगह ट्यूशन भी पढ़ते थे। अगर किसी एक को कोई चीज दी जाती तो दूसरा भी वही चीज तुरंत मानने लगता। इसी तरह शुरू से उन्होंने दोनों बच्चों को एक जैसा पढ़ाया, और अब उन्होंने दोनों से कहा कि तुम दोनों साथ में इंजीनियरिंग करो। लेकिन इंजीनियरिंग करना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने उस घर पर लोन ले लिया जो उन्होंने सालों पहले बहुत मेहनत से खरीदा था। उस घर को खरीदने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। वो घर उनके खून पसीने की कमाई थी, जिसे वो अब गिरवी रख चुके थे अपने बच्चों के सपनों के लिए। उसी समय उन्होंने वो घर खरीदा था, लेकिन उनके सपनों की कोई कीमत नहीं थी उनके बच्चों के सपनों के सामने। वो तो चाहते भी नहीं थे कि उस घर को गिरवी रखकर लोन लें, लेकिन फिर भी बेटों की जिद करने पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, और इसलिए उन्होंने घर गिरवी रखकर लोन लिया। लोन लेने के बाद उन्होंने सारा पैसा अपने बेटों की पढ़ाई में लगा दिया, और अब उनके बेटे अपने अंतिम वर्ष में पहुंच चुके थे। उनके बेटे पढ़ाई में बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे, दोनों ही होशियार थे, और अब तक अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते थे और उनका ध्यान भी रखते थे। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा भी होगा, ये बात ना तो राजेश जी ने कभी सोची थी और ना ही उनकी पत्नी ने। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। उनके दोनों बेटे जो कॉलेज में पढ़ते थे वो रोज कॉलेज जाया करते थे, और कभी कभी राजेश जी भी सब्जी लेने मार्केट जाते हुए उनके कॉलेज के पास से ही निकलते थे। मार्केट ज्यादा दूर नहीं था, कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। एक शॉर्टकट रास्ता कॉलेज के पास से होकर जाता था। अब वो मेन रोड से जाते तो पैदल आने जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते, और इसलिए जब भी वो मार्केट से सामान लाते तो कोशिश करते कि कॉलेज के पास वाले शॉर्टकट रास्ते से जाए। कभी कभी वो ई रिक्शा से तो कभी ऑटो से भी सब्जी लेकर आते थे। लेकिन एक दिन जब वो घर से मार्केट ला जाने लगे तो देखा कि उनकी जेब में एक भी रुपया नहीं था। अब ऐसे में वो मार्केट से सब्जी कैसे लाते? मार्केट में उनका कभी महीने भर का तो कभी हफ्ते भर का और कभी 4-5 दिन का उधार चलता था। इसलिए वो थैला लेकर घर से निकले और शॉर्टकट रास्ते से होते हुए मार्केट पहुंचे, जो उनके बेटे के कॉलेज के सामने से होकर जाता था। अब वो मार्केट से सब्जियों के साथ कुछ फल भी लेने लगे थे, ताकि बच्चों का अच्छा पोषण मिल सके। लौटते समय दोपहर के लगभग 2 बजे थे। जब वो अपने बच्चों के कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे तब एक लड़की वहां आई। लड़की आकर राजेश जी से कहने लगी कि अंकल जी, फल कैसे दे रहे हो? अब क्योंकि राजेश जी ठेले पर थे तो उसने समझा कि वो फल बेच रहे हैं। तब जी ने उस लड़की से कहा, नहीं बेटी, मैं ये फल नहीं बेच रहा। ये फल मैं अपने घर के लिए लाया हूँ। मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए ये सब चीजें बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए ये फल मैं उनके लिए लाया हूँ। ये फल मैं नहीं बेच रहा, और तुम ये फल दुकान से खरीद सकती हो। लड़की ने कहा, अंकल, हमारे कॉलेज के पास कोई दुकान नहीं है और मुझे फल लेने हैं, तो कृपया करके आप मुझे फल दे दो। कुछ फल तो आप अपने घर ले ही जाओगे, और वैसे भी आप शायद ये सारी चीजें बेचते हो ना,
तो आप ही ये फल लाए हो तो मुझे दे दो। लेकिन फिर भी राजेश जी ने मना कर दिया। उस लड़की के साथ एक और लड़की भी थी। उस लड़की ने राजेश जी से थोड़ी सी मिन्नत की कि अंकल जी प्लीज दे दीजिए, हमारे घर के रास्ते में कोई और दुकान नहीं है, हमें बेवजह परेशानी उठानी पड़ेगी, दुनिया भर घूमना पड़ेगा। तो राजेश जी को उस लड़की की परेशानी समझ में आ गई। उन्होंने उसे वो फल दे दिए। फल मिलने के बाद दोनों लड़कियों ने पैसे दिए और वहां से चली गई। अब राजेश जी अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें बहुत जोर से प्यास लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब जब मैं कॉलेज तक आ ही गया हूँ और यहाँ रुक भी गया हूँ तो यहीं से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कॉलेज के पास ही एक पानी की टंकी थी। तो राजेश जी वहां गए और वहां से पानी पीने लगे। इसी बीच वो लड़की अपनी क्लास में पहुंच गई और अपनी सहेलियों से बात करने लगी। उसे याद आया कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं। उसका फोन भी बहुत महंगा था। अब इतने महंगे फोन का खो जाना लड़की के लिए बड़ी परेशानी की बात थी और वो बहुत परेशान हो गई। अब वो इधर उधर घूम घूम कर अपना फोन ढूंढने लगी। लेकिन क्लास में उसे कहीं भी फोन नहीं मिला। अब वो दौड़ती हुई कॉलेज से बाहर आई राजेश जी को ढूंढने लिए। उस लड़की का एक दोस्त भी वहीं था। जब लड़की ने उससे कहा कि मैं बाहर से फल लेकर आई थी, लगता है मैंने वहीं कहीं अपना फोन छोड़ दिया है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर फोन ढूंढते हैं। तो वो लड़का भी उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वो दोनों आए तो लड़की राजेश जी को इधर उधर देखने लगी। वो लड़का किसी से फोन पर बात कर रहा था। शायद इसी बीच लड़की की नजर राजेश जी पर पड़ी, जो पानी पीकर ठेला लेकर कॉलेज के सामने से निकल गए थे। वो लड़की पीछे से चिल्लाने लगी और हाथों से इशारा करने लगी कि सब्जी वाले अंकल, ओ सब्जी वाले अंकल जरा रुकिए। राजेश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही लड़की उन्हें बुला रही है। तो वो रुक गए। अब वो लड़की हंसते हुए उनके पास आई। जब वो उनके पास पहुंची तो राजेश जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, फलों में कुछ परेशानी है क्या, फल लौटाने आई हो? तो लड़की ने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी लौटाना नहीं है अंकल, बल्कि आप भी कुछ लौटाओगे मुझे। निकालो निकालो, कहाँ रखा है मेरा फोन? ये सुनकर राजेश जी लड़की को हैरानी से देखने लगे और चौंकते हुए बोले, कौन सा फोन बेटी, यहाँ कोई फोन नहीं है, और अगर होगा भी तो यहीं कहीं गिरा होगा, तुम अच्छे से देख लो। लड़की ठेले के आसपास देखने लगी लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तब लड़की ने राजेश जी से कहा, अंकल ज्यादा भोले मत बनिए, चुपचाप मेरा फोन निकाल दीजिए, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा फोन आपके पास ही है। तब राजेश जी ने फिर से वही बात कही, बेटी मैंने तुम्हारा कोई फोन नहीं देखा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई फोन था या नहीं। नहीं। तब उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप जैसे लोगों को। जैसे ही आपको फोन दिखा होगा ना, आपकी नीयत खराब हो गई होगी कि इतना महंगा फोन है, कुछ पैसे में बिक जाएगा, या फिर आप उसे अपने बच्चों को दे देंगे जिनके बारे में आप हमें बता रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपने अच्छे से मेरा फोन नहीं निकाला तो सोच लेना मैं अभी आपके साथ क्या करूंगी। मैं जाऊंगी और पुलिस को बुला लूंगी। फिर मत कहना कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। दो थप्पड़ पड़ेंगे तो खुद ब खुद बताओगे कि फोन कहाँ है। ये सुनकर राजेश जी थोड़ा डर गए और बोले, बेटी ये आप क्या कह रही हो, जब मैंने तुम्हारा कोई फोन लिया ही नहीं तो तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तब उस लड़की ने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, सुनो मुकुल, इधर आओ जरा, देखो ये बुढ़ा मेरा फोन नहीं दे रहा है। वो लड़के बहुत हल्ला मचाने लगी और वहां बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया और सबके सामने राजेश जी को अपमानित करने लगी। वो कहने लगी, आप जैसे लोग किसी काम के नहीं होते, कोई भी कीमती चीज पसंद नहीं आती कि ईमान और धर्म सब भूल जाते हो। सब्जी लेकर दुनिया को दिखा रहे हो और देखो दूसरों की चीजें चुरा कर रखते हो और पता नहीं क्या क्या। वो लगातार बोले जा रही थी। तभी मुकुल
जो बहुत देर से फोन पर बात कर रहा था, अपनी दोस्त रीना के पास आया। और जैसे ही उसने उस बुढ़े को देखा तो उसके चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता राजेश जी थे। लेकिन सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस लड़की ने न सिर्फ राजेश जी का अपमान किया बल्कि पुलिस को भी बुलाया और कहा, साहब, इस आदमी ने मेरा फोन चुराया है, किसी भी तरह से मेरा फोन इनसे निकलवाइए। पुलिस आई और राजेश जी की तलाशी लेने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब सड़क पर ही पुलिस उनके कपड़े चेक कर रही थी तो बेचारे राजेश जी अपमान के कारण नजरें तक नहीं उठा पा रहे थे। और उन्हें इस बात का और ज्यादा दुख हो रहा था कि उनका बेटा उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसने अपने पिता के लिए एक शब्द नहीं कहा। उसने यह तक नहीं कहा कि ये मेरे पिताजी हैं। शायद वो ये तक कहने में शर्म महसूस कर रहा था। बेचारे राजेश जी बस उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद उनका बेटा उनकी तरफ देखेगा, कुछ कहेगा, उन लोगों को रोकेगा कि वो उसके पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पिता का साथ देना तो दूर, उसने उस वक्त उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब पुलिस उन्हें एक चोर की तरह तलाशी दे रही थी और तभी उस लड़की को संतोष मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब उसके कपड़ों से फोन नहीं मिल निकला तो लड़की ने इंस्पेक्टर से कहा, सर, मैं यहाँ से अंदर कॉलेज गई थी, तो हो सकता है कि उस वक्त इस बूढ़े ने वो फोन किसी और को दे दिया हो। सर, आप किसी भी तरह से मेरा फोन निकलवा दीजिए। अगर थोड़े पैसे लगते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरा फोन बहुत कीमती है और ठीक 1 महीने पहले मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। अब आप ही बताइए, मैं अपना फोन कहाँ से लाऊं? मेरे पास लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल था जिसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बुड्ढे के पास ही वो फोन है। आप इसे अपने साथ ले जाइए, थोड़ा जोर से पूछताछ कीजिए, फिर खुद बता देगा कि फोन कहाँ है। चोरी का आरोप लगते ही पुलिस ने राजेश जी की कॉलर पकड़ ली और उन्हें घसीटते हुए साथ ले जाने लगी। राजेश जी आंखों में डर और आंसुओं के साथ यह सोचकर हैरान थे कि आज उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। पुलिस उन्हें खींचती हुई ले जा रही थी। राजेश जी बार बार मना कर रहे थे, सर, मैंने कोई फोन नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। बेटी का फोन कहाँ है, कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सर, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें घसीटते हुए ले गए। वो बार बार अपने बेटी की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनका बेटे उन्हें देखकर नजरें चुराता रहा और इधर उधर मुंह फेर लेता रहा। उन्हें इस हालत में देखकर भी जैसे उसे अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत की ज्यादा चिंता थी बजाय अपने पिता के, और इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसका मन भी अंदर से बहुत घबराया हुआ था और उसे भी बहुत दुख हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और ना ही अपने पिता का साथ दिया, वरना शायद वो लड़की इतना कुछ नहीं करती। लेकिन अफसोस कि उसके बेटे ने एक शब्द भी नहीं कहा। और अंत में पुलिस राजेश जी को थाने ले गई। थाने जाकर पुलिस वालों ने राजेश जी को पीटा और चोरी का जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करने लगे और बार बार बोले कि सच सच बता दे कि फोन कहाँ है। लेकिन राजेश जी अपनी बात पर अड़िग रहे, क्योंकि वास्तव में उन्होंने किसी का फोन उठाया ही नहीं था, तो वो झूठा इल्जाम कैसे कबूल करते। अब वो लड़की जो फोन चोरी का शोर मचा रही थी, वो अपने दोस्तों के साथ फिर से कॉलेज के अंदर जाकर बैठ गई। तभी राजेश जी के बेटे मुकुल का फोन बजा। जब उसने फोन उठाया तो वो कॉल उसकी क्लास की लड़की की थी, जो थोड़ी देर पहले मुकुल की दोस्त रीना के साथ थी। दोनों ने साथ में फल खरीदे थे। फोन पर उस लड़की ने कहा, मुकुल, जरा रीना से बात करवा दो। उसने रीना का फोन पकड़ा दिया और कहा, रीना, ये कोमल का फोन है तेरे लिए, तुझसे बात करना चाहती है। शायद तुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे कॉल किया होगा। रीना ने फोन लेकर कहा, हाँ कोमल, एक काम करना,
पापा को कॉल करके बोल दे कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। तो कोमल बोली, अबे पगली, जब तू घर जाएगी तो इधर से होकर ही जाना, मैं अंकल को बता दूंगी। फिर तू घर के रास्ते में मेरे यहाँ से होकर चली जाना, क्योंकि तेरा फोन गलती से मेरे बैग में आ गया है। जब हम फल खरीद रहे थे उस समय शायद तूने अपना फोन मेरे बैग में ही फलों के साथ रख दिया था। अब जब मैं घर आई और फल निकाले तो देखा कि तेरा फोन भी मेरे पास ही है। जब तू आए तो एक काम करना, कॉलेज से घर जाते हुए मेरे घर से फोन ले जाना। मुझे लगा तू परेशान हो रही होगी, इसलिए मैंने तुझे बता दिया। ये सुनते ही रीना चौंक गई और कुर्सी से खड़े होकर बोली, तेरे पास मेरा फोन है? मतलब तू सच कह रही है ना? मेरा फोन तेरे पास ही है? कोमल बोली, हाँ, मेरे पास है। तुझसे झूठ क्यों बोलूं? मैं तो यही सोच रही थी कि वो फोन तेरे डैडी ने तुझे गिफ्ट में दिया है। अगर तुझे नहीं मिला तो तू परेशान हो जाती। अब जब तेरा फोन मेरे पास ही था तो मैं किसे कॉल करती, इसलिए मैंने इसे कॉल किया। अब तू टेंशन मत ले और फोन घर ले जाना, ठीक है? ये कहकर रीना की दोस्त कोमल ने फोन काट दिया। अब रीना के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी जान चुके थे कि रीना का फोन कोमल के पास है। अब जब मुकुल को भी ये बात पता चली तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में रीना की ओर देखा और कहा, कोमल ने तुझसे क्या कहा? रीना बोली, अरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा फोन कोमल के बैग में रह गया, क्योंकि मेरा बैग उस समय मेरे साथ नहीं था। मैं कॉलेज के अंदर गई थी तो अपना सामान उसके बैग में रख दिया था और पूरी तरह से भूल गई कि फोन भी उसके बैग में रख दिया है। मैंने बेवजह अंकल को सबके सामने इतना कुछ कह दिया। ये सुनते ही उसके सभी दोस्त उसे बदतमीजी के लिए डांटने लगे और बोले, रीना तू कितनी स्वार्थी है, कितनी रूखी है, तुझे उस बुजुर्ग इंसान की कितनी बेइज्जती कर दी सिर्फ अपने फोन के लिए। अब बता एक बात, क्या तेरे माफी मांगने से वो आदमी जेल से बाहर आ जाएगा? उस वक्त तूने उसकी कितनी बेइज्जती की थी। वो बेचारा बूढ़ा अंकल बार बार मना करता रहा कि मैंने कोई फोन नहीं चुराया, लेकिन तू तो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, और सबने रीना को ही डांटना शुरू कर दिया। तब रीना बोली, अरे यार, मुझे सच में नहीं पता था कि फोन कोमल के बैग में रह गया है, दिमाग से उतर गया था, मैं ध्यान नहीं दे रही पाई। अब मैं क्या करूं? उस वक्त फोन मिल ही नहीं रहा था तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि शायद उस बूढ़े आदमी ने ही मेरा फोन चुरा लिया होगा, इसलिए मैंने उसे कहा था। रीना बोली, तो मुकुल गुस्से में बेंच पर हाथ मारते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? तुझे अपनी गलती का एहसास भी है कि तूने क्या कर दिया? रीना, मतलब तूने एक इंसान को सबके सामने बाजार में क्या क्या नहीं कह दिया। तूने पुलिस तक को बुला लिया और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। तूने उनकी कितनी बेइज्जती की, सबके सामने तूने उन्हें अपमानित किया, और अब भी तू पूछ रही है, मतलब अब भी तू हम सबसे पूछ रही है कि तूने क्या किया है? जरा एक बार सोच के देख, अगर कोई तेरे पापा पर कुछ चोरी का इल्जाम लगाए और सबके सामने ये सब करे तो तू क्या करेगी? ये सुनते ही रीना गुस्से में मुकुल की ओर देखते हुए बोली, चुप हो जा मुकुल, क्या बकवास कर रहा है? तो मुकुल बोला, क्यों? जब बात तेरे पापा की आई तो सारी बातें बकवास लगने लगी, लेकिन जब बात मेरी थी तो तुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। मतलब तूने मुझे और अंकल को सबके सामने ऐसे ही अपमानित कर दिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आदमी भी किसी का बाप होगा, उसका भी एक परिवार होगा, उसकी भी इज्जत होगी अपने घर में। जब किसी के साथ ये सब हो जाता है तो सोच के देख उस पर क्या गुजरती होगी। ये सब सुनकर रीना को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। अब वो चुपचाप खड़ी हो गई और बोली, हाँ दोस्त, मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी गाइस, लेकिन मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूं? तब सबने कहा, सबसे पहले जाकर उस अंकल को पुलिस से छुड़वा और पुलिस से कहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें तो सिर्फ
तेरी बात पर पकड़ा गया। अब जब तू खुद कहेगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो लोग उन्हें छोड़ भी देंगे। जाकर पहले उस अंकल को आजाद करवा। रीना ने कहा, लेकिन मैं कैसे? तुम लोग भी मेरे साथ चलो ना। तो रीना की इस बात पर उसके सभी दोस्तों ने हामी भरी और बोले, ठीक है रीना, अगर तुझे अकेले जाने में अजीब लग रहा है तो हम सब चलेंगे। लेकिन सच में तूने उस अंकल के साथ बहुत गलत किया है। इसके लिए चाहे तू कितनी भी माफी मांग ले, कम ही होगी। इधर रीना अपने दोस्तों के साथ राजेश जी को पुलिस से छुड़वाने निकल गई, और उधर मुकुल खुद को कोस रहा था कि आखिर मैं अपने पापा का साथ सबके सामने क्यों नहीं दे पाया। उस समय जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं उन्हें अकेला छोड़ आया। क्यों मैंने उन्हें अकेले ही इन सब मुश्किलों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। ये सब सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और अब मुकुल को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से उसके पापा को उस गलती की सजा भुगतनी पड़ी जो उन्होंने कभी ही की नहीं। शायद ये सब उसी की वजह से हुआ है। ये सब सोचते सोचते उसकी गर्दन बार बार भर आ रही थी, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे इतना उदास देखकर रीना और उसके बाकी दोस्त भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है, क्योंकि सबको तो बस यही दुख था कि राजेश जी के पास साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। उनमें से कुछ ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, तब भी उसने कुछ नहीं कहा, और वो सब सीधे थाने की ओर बढ़ गए। थाने पहुंचकर रीना ने उन पुलिस वालों से कहा, सर आप प्लीज ये अंकल को छोड़ दीजिए, इन्होंने फोन नहीं चुराया है। तभी पुलिस वाले हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे और बोले, अगर इन्होंने चोरी नहीं की तो फिर तू तो बड़ी ही दृढ़ता से कह रही थी कि इन्होंने ही फोन चुराया है। अब क्या हो गया मैडम? सर असल में फोन गलती से मेरे दूसरे बैग में रह गया था, और मैं ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि ये अंकल ही ले गए होंगे, लेकिन अब मुझे मेरा फोन मिल गया है। रीना की बात सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आया, लेकिन एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, आप जैसे अमीर लोगों के लिए भी क्या ड्रामे होते हैं। जब मन हुआ किसी गरीब इज्जतदार आदमी को चोर बना दिया, और जब मन हुआ तो चले आते हो उसके जख्मों पर मरहम लगाने। तब लगता है जैसे दुनिया में सब झूठे हैं, सिर्फ आप ही सच्चे हो। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो आप ऐसे मसीहा बन जाते हो जैसे आपसे बड़ा कोई नेक दिल इंसान है ही नहीं। कांस्टेबल जाओ और अंकल को निकाल कर लाओ। तब पुलिस वाले ने कांस्टेबल से कहा तो वो भागता हुआ गया और उसे जेल के पास, जहां पर उसके पापा थकावट के साथ ड्यूटी पर बैठे थे और अपनी ड्यूटी की ओर एकझट देख रहे थे। उन्हें उस हालत में देखकर मुकुल ने पुकारा, पापा। जैसे ही मुकुल ने ये कहा, वैसे ही राजेश जी उसकी ओर देखने लगे और बोले, पापा कौन? बेटा कौन? तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? तब मुकुल अपने पापा की बातों से शर्मिंदा होकर बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। तब राजेश जी फिर बोले, अरे बेटा तू तो मुझे जानता ही नहीं है, क्यों रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? तू तो मुझे जानता ही नहीं, फिर कौन है मेरा बेटा, और कैसा बाप होगा जिसका बेटा ऐसा हो? अगर तुम मेरा बेटा होता तो तुम मुसीबत के वक्त मेरा साथ देता। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तू कोई और है। मैंने तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए जैसे तेरे हैं। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर मुकुल फूट फूट कर रोने लगा। वो हाथ जोड़कर अपने पापा से बोला, प्लीज माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे अपने दोस्तों के सामने आपका साथ देने में शर्म आई। मुझे सिर्फ इस बात की शर्म आई थी कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे। वो कहेंगे कि ये एक ठेले वाले का बेटा है, इसका बाप सब्जी बेचता है, जहां बाकी दोस्तों के माँ बाप व्यापारी हैं, किसी की अच्छी दुकान है और किसी की अच्छी नौकरी है। ऐसे में तुम्हें पापा कहकर सबके सामने बुलाना मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी बेइज्जती होगी, और इसलिए मैंने तुम्हारा बेटा होकर भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। तब राजेश जी ने कहा,
हमने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, किसी भी हालत में। जब तुम छोटे थे, एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस दिन छुट्टी नहीं मिल सकी। उस दिन ऑफिस में बहुत जरूरी काम था। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, उतना नहीं जितना तुम हो, लेकिन हाँ, मैं भी कहीं काम करता था। और उस मालिक ने मुझसे उस दिन ऑफिस में रुकने को कहा था, और वो भी तब जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। और यह काम उसके लिए भी जरूरी था। लेकिन मैंने अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास दौड़कर पहुंचा। अगले दिन भी मैं काम पर नहीं गया, लेकिन ऐसा ही जब तक तुम ठीक नहीं हो गए। मैं घर पर ही बैठा रहा पूरे 15 दिन तक। मैं काम पर ही नहीं गया। और जब 15 दिन बाद काम पर गया तो मालिक ने मुझे ये कहते हुए निकाल दिया कि या तो तुम अपनी फैमिली का ध्यान रखो या फिर नौकरी का। अगर तुम बच्चों का इतना ध्यान रखते हो तो तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। फिर क्यों काम पर या काम करने की जरूरत है। फिर भी मैंने नौकरी ज्वाइन की। उनके इनकार के बावजूद मैंने उन्हें मनाया, क्योंकि तुम्हारे पेट की भूख को मिटाने के लिए काम ही मेरा एकमात्र साधन था। क्योंकि मालिक को मुझ पर बहुत भरोसा था, मैं मालिक का सबसे विश्वास पात्र आदमी था, इसलिए उसने मुझे नौकरी पर फिर से रख लिया। लेकिन 2-3 दिन बाद मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन इसके लिए मुझे 3-4 घंटे की छुट्टी चाहिए थी। लेकिन मालिक ने छुट्टी नहीं दी, और उसने मुझसे कहा कि या तो काम देखो या बच्चों का ध्यान रखो। तो उस दिन बिना सोचे समझे मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मेरे लिए तुम नौकरी से ज्यादा जरूरी थे। तुम्हारी जान मेरा सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैंने कभी तुम्हारे लिए समझौता नहीं किया। तुम हमेशा मेरे लिए पहले थे। लेकिन जो आज तुमने किया, कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे बच्चे मुझे इस तरह से व्यवहार करेंगे। लेकिन अच्छा हुआ बेटा कि तुमने समय रहते ही मेरी आंखें खोल दी। स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी भविष्य में हो सकती थी। लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही बता दिया कि हम तुमसे उम्मीद नहीं रख सकते। हमें अपनी देखभाल खुद करनी पड़ेगी जब तक हम मर नहीं जाते। तुम हमारी रक्षा और सहारा देने के लिए नहीं हो। अच्छा हुआ कि तुमने हमें समय रहते यह महसूस करवा दिया। यह मुकुल अपने पापा से माफी मांग रहा था। फिर कांस्टेबल आया और दरवाजा खोला, और राजेश जी वहां से अपने घर के लिए चले गए। पुलिस वालों ने उसे ज्यादा नहीं मारा, लेकिन फिर भी क्योंकि उस लड़की ने उसे एक बड़ी चोरी का आरोपी बना दिया था, उसने आरोप लगाया था कि उसने 1.5 लाख रुपए की चोरी की है। इसलिए पुलिस वालों ने राजेश जी से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की। वे उनके साथ सख्त थे, और इसलिए उन्होंने उन्हें थोड़ा मारा भी। उन्होंने उस लड़की का नंबर भी लिया, ताकि जैसे ही उन्हें कुछ जानकारी मिले वे उसे कॉल कर सकें। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब मुकुल के दोस्तों को भी पता चल चुका था कि राजेश जी और कोई नहीं, मुकुल के पापा ही हैं। मुकुल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, न कि इस वजह से कि उसके पापा गरीब थे, बल्कि वह इस बात से शर्मिंदित था कि उसने सोच लिया था कि अब वह अपने दोस्तों के बीच इस प्रकार के घमंड से जीने लगा। उसने इंसानियत और अपनापन भूल दिया था। अगर कुछ मायने रख रहा था तो वह था झूठा घमंड, जो किसी काम का नहीं था। जब वह रात को घर आया तो उसे अपने पापा की आंखों में देखने का साहस नहीं हो रहा था। उधर राजेश जी की पत्नी बार बार मुकुल से पूछ रही थी कि मुकुल, क्या हुआ है? जब से तुम्हारे पापा घर आए हैं वह बहुत गुमसुम से हैं, मुझे कुछ नहीं बता रहे। तुम जाओ और देखो क्या हुआ है। इसी बीच उसके बड़े बेटे का फोन आया, जो सरकारी परीक्षा देने के लिए बाहर गया था। जैसे ही मुकुल को अपने बड़े भाई मनव से कॉल आया, मुकुल पहले से ही सोच रहा था कि वह भाई और पापा से कैसे बात करेगा। तो गलती उसने की है वह इतनी छोटी नहीं थी। उसने एक बड़ा पाप किया था। लेकिन जैसे ही मुकुल ने फोन उठाया, उसके भाई मनव ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने क्या किया है? जो भी तुमने किया है मुकुल, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर तुम इतने शर्मिंदा हो कि अपने माता पिता को अपने पिता, माँ
कह सको तो आज से तुम जैसा चाहो वैसे रहो। तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आज से तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं और हम दोनों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी होगी, और मैं अच्छे से उनका ध्यान रखना जानता हूँ। इसलिए कल जैसे ही मैं आऊँगा, हम यह तय करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन तुम अब अकेले रहो। तुम्हें हम जैसे गरीब लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म आ रही होगी। वैसे भी तुम शर्मिंदा हो रहे थे वहां उन्हें अपने पापा कहकर, क्योंकि वे ठेले पर सब्जियां बेचते हैं। लेकिन तुम यह नहीं सोच पाए कि वह एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेचकर हमें इतने बड़े और महंगे कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठा करता है। तुम यह नहीं सोच पाए कि क्यों पापा सब्जियां लेकर वहां से यहाँ ठेले पर आते हैं। वह ऑटो से भी सब्जियां ला सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हें इसके बारे में सोचने का समय नहीं निकाला। तुम्हें सिर्फ अपने दोस्तों के सामने अपनी संपत्ति दिखानी थी। अगर तुम उस समय अपने पिता कहकर बुलाते तो तुम्हारी इज्जत गिर जाती। अगर तुम उन्हें नाम देते तो तुम्हारा सम्मान तुम्हारे दोस्तों के सामने कम हो जाता। इसलिए तुम्हें उन्हें पिता नहीं बुलाया, और उसने अपने पिता से ऐसी बहुत सी बातें कही। मुकुल, जो पहले ही अपनी गलती पर पछता रहा था, बस रो रहा था, और उसकी माँ कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। मुकुल और उसके पापा की हालत देखकर उसकी माँ को यह समझ में आ गया था कि कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत चिंता का विषय है, और दोनों इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बता रहा था। कई बार पूछने के बाद भी जब किसी ने उन्हें नहीं बताया, तो वह अपने बेटे को बुलाने लगी। फिर मुकुल अपने पिता के पास गया और माफी मांगने लगा। उसने उनके पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी, बल्कि वह बस यह कह रहा था, कृपया मुझे माफ कर दो पापा, मैंने एक बड़ा पाप किया है। कृपया मुझे माफ कर दो पापा, मैंने बड़ी गलती की है। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि आपने हमारे लिए कितना किया है, इसे कहाँ से किया है, कितनी मेहनत से किया है। आपने हमारे लिए हर एक पैसा कैसे बचाया और इतनी सारी सुविधाएं हमें दी। अब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने उस पल सब कुछ भूलकर आपको सहारा नहीं दिया। कृपया मुझे माफ कर दो पापा, कृपया मुझे माफ कर दो। मुकुल बहुत माफी मांग रहा था, लेकिन राजेश जी उसे माफ नहीं कर पा रहे थे। अब पापा और बेटे की बातें सुनने के बाद राजेश जी की पत्नी को भी समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उन्होंने अब अपने पति को समझाया कि आप उसे माफ नहीं करना चाहते। मुझे पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे उसकी आंखों में पछतावे के आंसू दिख रहे हैं। जब से आप आए हो, मुकुल उतना ही परेशान है जितना आप हैं। जब से वह आया है, वह रो रहा है। अगर कल वह इस दुख और पछतावे में कोई गलत कदम उठा ले, तो आप क्या करेंगे? मैं कहती हूँ कि आपको उसे माफ कर देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं, कृपया उसे माफ कर दीजिए। और सच में मुकुल भी अपनी गलती पर पछता रहा था। अगले दिन मनव घर पहुंचा, और जैसे ही वह घर आया, बिना कुछ सोचे समझे उसने मुकुल को दो चार थप्पड़ मारे। और गुस्से में मनव ने मुकुल से कहा, पापा, आज तुम उसे कुछ पैसे दो, और जो भी जमीन उसके हिस्से में आती है उसे उसके नाम पर ट्रांसफर कर दो। आज से उसका हम तीनों से कोई लेना देना नहीं है। वह अपनी उसी दोस्ती में रहेगा जिनके सामने उसने तुम्हें छोड़ दिया था, ताकि वह अपनी इज्जत बनाए रख सके। लेकिन बेचारे मुकुल क्या कर सकता था? बस हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कह रहा था, भैया, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। मैं इस समय कुछ नहीं सोच पा रहा था। मैं आप लोगों से अलग नहीं होना चाहता। मेरे पास आप तीनों के अलावा और कौन है? आप तीनों ही मेरे लिए सबसे कीमती हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए भैया। वैसे भी मुकुल ने पूरी रात रोते हुए बिताई थी, और वह बहुत परेशान था, क्योंकि वह अपनी गलती पर पछता रहा था। मुकुल की आंखें लाल हो चुकी थी, और उसकी आवाज पूरी तरह से खर्राश से भरी चुकी थी। रात भर रोने के कारण उसकी आवाज अजीब सी हो गई थी। अपने बेटे की इस हालत को देखकर
राजेश जी को उस पर दया आ गई और आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया। मुकुल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वह क्या गलती कर रहा था। उसके माता पिता ने उसके लिए क्या नहीं किया था, और मुकुल ने कसम खाई थी कि वह भविष्य में ऐसी कोई गलती कभी नहीं करेगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। राजेश जी इन सब बातों को एक बार में भूल नहीं पाए, लेकिन मुकुल ने सब कुछ अपने दोस्तों को बता दिया। तो अगले दिन रीना भी मुकुल के सभी दोस्तों के साथ उनके घर आई और हाथ जोड़कर राजेश जी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। लेकिन ये सब समय को नहीं बदल सकता था। राजेश जी उस अपमान को नहीं भूल सके जो उन्हें सहना पड़ा था। उनके घाव जल्दी नहीं भर सकते थे, लेकिन समय हर चीज का इलाज है। उनकी बेटी और पत्नी ने उनका ख्याल रखा, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा और यह सुनिश्चित किया कि राजेश जी उस घटना को जल्दी भूल जाएं और पहले जैसा स्वस्थ हो जाएं। अब समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। अब मुकुल, मनव, राजेश जी और उनकी पत्नी सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। जीवन में कभी किसी की अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वह कोई भी हमें जो भी प्यार और समर्थन देता है वह अनमोल होता है। हमारा परिवार ही हमारी असली ताकत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए और कमेंट में जय श्री राम और जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलना। धन्यवाद।